हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कन्वर्जन कॉस्ट उसके अंदर पढ़ ली थी, और ये भी रूल पढ़ लिया था कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस, उस पर हम अपनी इन्वेंट्री को रखते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दो प्रोडक्ट अगर साइमल्टेनियसली बन रहे हो तो उसकी कॉस्ट को कैसे एलोकेट करती है ये सिखाने वाला हूँ आज की क्लास में, यहां से शुरुआत करते हुए। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया है, अपने पास में इनपुट 1 और इनपुट 2 डाला है, इनपुट 1 और इनपुट 2 डाला है, और मैंने क्या किया है, उससे कन्वर्जन कॉस्ट मैंने उसके ऊपर लगाई है, यानी कि ये रॉ मटेरियल्स थे, इसको मैंने कन्वर्ट किया, और उससे मेरा वर्क इन प्रोग्रेस 1 और वर्क इन प्रोग्रेस 2 चल रहा था। अब इससे फर्दर मेरे, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस था, तो फर्दर कॉस्ट कुछ और भी लगने वाली थी। फर्दर कॉस्ट मेरी दो तरह की, दो प्रोडक्ट के ऊपर लगी, और मेरा फिनिश गुड्स 1 और 2 बन करके तैयार हो गया। बात समझ में आई? ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने ना कॉस्ट इनकर्ड की 3 लाख रुपए, और उससे मैंने फिनिश गुड्स 1 और फिनिश गुड्स 2 बनाया, जिसकी कि 3000 यूनिट फिनिश गुड्स 1 की और 2000 यूनिट फिनिश गुड 2 की मैंने बनाई, और उसको मैं सेल कर रहा था 1,160 और 60 रुपए पे। दोनों प्रोडक्ट मेरे सामने आ गए, यानी कि काम शुरू किया था और दो प्रोडक्ट मेरे सामने बन करके आ गए, साइमल्टेनियसली दो प्रोडक्ट बना दिए मैंने। अब मेरा आप लोगों से यह सवाल है कि सर, सोचने वाली बात है, ये 3 लाख रुपए की जो कन्वर्जन की कॉस्ट है हमारे पास में, ये जो कॉस्ट है हमारी 3 लाख रुपए की, इसको मैं कैसे एप्रोप्रिएशन करूं, इसका कैसे एलोकेशन करूं मैं, कि वो फिनिश गुड्स 1 और 2 के कितने कितने प्रोपोर्शन में है। तो आप लोगों ने मुझे जवाब दिया कि सर 3 लाख रुपए को आप 5000 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, जो कि टोटल यूनिट्स हैं, और फिर 3000 या 2000 जो भी आपको चाहिए हो उससे पर यूनिट कॉस्ट निकाल लीजिए, जैसा कि हम कॉस्टिंग के अंदर करते हैं। लेकिन अकाउंट्स के अंदर ये टेक्निक गलत है, ऐसा आप नहीं करेंगे। एक बात बताओ, सोचने वाली है, जरा सोच करके बताना मेरे को, कि जो प्रोडक्ट मेरा महंगा बिक रहा है उसकी भी पर यूनिट कॉस्ट मैं सेम लूं, और जो मेरा सस्ता बिक रहा है उसकी भी पर यूनिट कॉस्ट में सेम लूं, क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज सही है? हाँ जी। तो ऐसा कहना कि पर यूनिट कॉस्ट इस तरीके से निकलेगी, वो गलत क्यों है? क्योंकि सर मेरा जो सेलिंग प्राइस है ना वो 160 है फिनिश गुड्स 1 का, और 60 है 2 का। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि एक चीज को जिसको मैं ज्यादा में बेच रहा हूं उसकी भी कॉस्ट सेम। सोच करके देखो, कभी तुम ऐसा करोगे? मान लो मैं दो प्रोडक्ट है मेरे पास में, मान लो मेरे पास में दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है जी, और मैंने बोला इस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी 3 और इस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी 3, और मैं जब इससे फिनिश गुड्स बनाता हूं ना, ये कॉस्ट इसकी भी 3 इसकी भी 3 पर यूनिट, और जब मैं फिनिश गुड्स 1 बनाता हूं तो मैं 1 में बोल देता हूं इसको तो मैं बेचूंगा 20 रुपए में और इसको मैं बेचूंगा 18 रुपए में। तो क्या मेरा कस्टमर, चाहे मान लो 1 मिनट के लिए, मान लो 1 मिनट के लिए कि भाई ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है, तब भी क्या ये जस्टिफाइड है? अरे सर, जब आपने 3 रुपया इसके ऊपर खर्च किया, 3 रुपया इसके ऊपर खर्च किया दूसरी चीज पे, तो आप एक चीज से 20 रुपया क्यों ले रहे हैं और दूसरी चीज से 18 क्यों ले रहे हैं? या तो 18 ही लो और या फिर 20 ही लो, है ना जी? तो काम तो गलत हो गया ये। तो इसका मतलब हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, ये 3 रुपए तो नहीं आ सकती। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? क्या मेरी बात आपको समझ में आई है कि सर ये सेम कॉस्ट नहीं हो सकती? तो सर फिर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि अब क्या करें? तो हमारा ये सिस्टम तो हो गया फेल। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है सर आप है ना एक काम करो, आप इसको इस तरीके से लिखो कि आपने सेल कितना किया, सेल वैल्यू कितने की है आपकी, आपकी सेल्स वैल्यू कितने की है। तो मैंने बोला कि सेल्स वैल्यू मेरे पहले प्रोजेक्ट की है, पहले प्रोडक्ट की है फिनिश गुड्स 1 की 3000 इंटू 160, ठीक है ना, और फिनिश गुड्स 2 की क्या है सर 2000 इंटू 60, तो ये कितना आया सर? ये 4,80,000 और वो 1,20,000 है ना।
सही कह रहा हूं ना मैं? तो एक मेरा महंगा बिकता है, एक मेरा सस्ता बिकता है, तो मैं यही प्रोपोर्शन ले लूंगा। क्या प्रोपोर्शन आ जाएगी ये? 4:1 की रेशो आ जाएगी। यानी कि इस 3 लाख रुपए को मैं किस रेशो में डिवाइड कर दूंगा? सर मेरा फिनिश्ड गुड्स 1 के ऊपर और फिनिश्ड गुड्स 2 के ऊपर कितना कितना रुपया खर्च हुआ है? सर 3 लाख रुपए का 4/5 और 3 लाख रुपए का 1/5, 2,40,000 और 60,000। क्या अब ये जस्टिफाइड है? हाँ सर है। तो अब मैं अपनी पर यूनिट कॉस्ट बता सकता हूं। पर यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी हो गई? सर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3,000 यूनिट्स, वो कितना आ जाता है? 80 रुपीज। और पर यूनिट कॉस्ट फिनिश गुड्स 2 की, कोई रट्टे वाली बात ही नहीं है इसमें। एक सेकेंड बेटा, ये कितना हुआ? 30। क्या बेटा क्या पूछ रहे हो परवीन? हाँ हाँ, ये इसका कॉस्ट नहीं था, ये इसका सेलिंग प्राइस था। ये देखो मैंने क्वेश्चन में लिखा है सेल्स रेशो, सेल्स रेशो। हाँ, सेल्स रेशो से कॉस्ट रेशो निकालिए। देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन, पहले सुनो मेरी बात को समझो। मेरा क्वेश्चन मेरे से पूछ क्या रहा है? कहता है मैं ना फिनिश गुड 1 से मेरे पास 3 लाख रुपए की कॉस्ट है और मैं उससे फिनिश गुड 1 बनाता हूं और 2 बनाता हूं, और फिनिश गुड 1 के मैं 3,000 यूनिट बना देता हूं और 2 के मैं 2,000 यूनिट बना सकता हूं, जिसकी की सेल प्राइस एक को मैं बेचता हूं 160 का और एक को मैं बेचता हूं 60,000 का, वो 60 पर यूनिट का, 160 का और 60 का। अब जिसको मैंने जितना ज्यादा बेचा है उसकी पर यूनिट कॉस्ट, उसके ऊपर कॉस्ट भी ज्यादा लगाई होगी, तभी तो भाई असूल है ना कि जिसके ऊपर जितनी कॉस्ट लगेगी वो चीज उतनी ही महंगी होगी। तो अगर ये उतनी ही महंगी बिकी है तो इसके ऊपर कॉस्ट भी उतनी होगी। तो देखो 3 लाख का हैवी पोर्शन किसने लिया है? फिनिश गुड 1 ने, और रिमेनिंग फिनिश गुड्स 2 ने। ये देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि सेल प्रोपोर्शन में हमारे को बांटना है। तो हमारा रूल, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है सुनो जी, जब आप ऊपर मुंडी करो, कंक्लूजन सुनो, जब आप एक चीज नहीं बना रहे हो कन्वर्जन कॉस्ट से, 2 चीजें बना रहे हो और दोनों बिक रही हैं, बिक रही हैं, बात समझ में आई? वेस्टेज नहीं है वो, हल्का प्रोडक्ट नहीं है वो थोड़ा कम दामों पे बिकता है, लेकिन है वो फिनिश गुड्स ही, हमारा प्रोडक्शन है वो। तो हम क्या कहते हैं? हम 2 चीजें बना रहे थे एक प्रोसेस से, बनती हैं, बहुत बार बन जाती हैं, ठीक है जी। जैसे मान लो, 1 मिनट के लिए एग्जांपल देता हूं, मैंने शुगर केन से शुगर बनाई, ठीक है जी, और साथ में उससे कोई लिकर के लिए लिक्विड भी तैयार हो गया, मोलासिस, मैंने उसको बेच दिया एक लिकर कंपनी को और एक शुगर कंपनी को, अपने दोनों प्रोडक्ट्स को तैयार तो दोनों किए, एक थोड़ा सस्ता बिका और एक थोड़ा महंगा बिका। महंगा क्या बिका होगा? शुगर बिकी होगी, मेन काम तो वही था। मोलासिस सस्ता बिका होगा। तो जब बिका है जिस रेशो में, कन्वर्जन कॉस्ट उसी रेशो में डालेंगे। बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं जी, 3 लाख रुपए को आप बाइफरकेट कर दो, किस रेशो में? उनकी सेल्स रेशो में, उनकी सेल्स रेशो में। याद रहेगा? पक्का? चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। हाँ जी, तो ये चीज क्लियर है जो मैंने बोली आप लोगों को कि बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या है? WIP1 का और जब WIP2 का FG की सेल्स वैल्यू और FG2 की सेल्स वैल्यू, फिनिश गुड्स की, फिनिश गुड्स 1 और फिनिश गुड्स 2 की सेल्स वैल्यू, और उसका एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया। अब कभी कभी पता है क्या होता है हमारे पास में? कभी कभी हमारे पास होता है मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट।
ये क्या होता है, पहले समझते हैं चीजों को। मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होता है? एक होता है हमारे पास में हमने ये किया कि हमारा बाय प्रोडक्ट निकल करके आ गया और उसको हमने ना एज अ स्क्रैप बेच दिया। हमने क्या किया, मेन प्रोडक्ट बनाया और उसमें से कोई ऐसी चीज निकल करके आई जो फिनिश गुड्स की तरह नहीं बिकती। ऊपर वाले में देखो, उसको मैंने इज्जत के साथ नाम दिया था फिनिश गुड्स 2। वहां पे भी दो प्रोडक्ट्स थे, वहां पे भी दो प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अब की बार मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसको तो मैं इज्जत से फिनिश गुड्स 2 नाम देता था। अब की बार मैंने इसको नाम क्या दिया, बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये वेस्टेज है एक तरीके से हमारी। जैसे मैंने ये बोला आप लोगों को एग्जांपल के लिए कि मैंने शुगर केन से शुगर बनाई और बाद में भूसा बच गया उसका, तो वो मैं किसी को रॉ मटेरियल करके बेच देता हूं, मान लो गत्ता बनाने वाली कंपनी को, तो वो उनके लिए रॉ मटेरियल है और मेरा बाय प्रोडक्ट है। अब इस बाय प्रोडक्ट की के ऊपर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगी होगी। उस कॉस्ट को कैसे एलोकेट करूं मैं, मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है। अब सोच करके देखो, आप जिस चीज को स्क्रैप में बेच रहे हो ना, उसको आप सेल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सेल? क्योंकि आप कबाड़ी नहीं थे, आपका स्क्रैप सेल करने का बिजनेस नहीं था, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा तो आया है, मानते हो? और पैसा आया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है कि जो पैसे की रिकवरी हुई है ना, उसको अपनी कन्वर्जन कॉस्ट में एडजस्ट कर दो। बात समझ में आई? कि मैंने मान लो अपनी कन्वर्जन कॉस्ट, पिछला वाला एग्जांपल ही लेते हैं, 3 लाख रुपए ली थी, उससे 2 प्रोडक्ट बन करके आए। अब पिछले वाले एग्जांपल में मैं कहता था ये सेल 1 और सेल 2, लेकिन अब दूसरे वाले को सेल नहीं बोलूंगा मैं, स्क्रैप सोल्ड है वो। तो स्क्रैप सोल्ड में कबाड़ी अंकल पैसे तो दे करके गए हैं ना, उसको क्या कर दो, उस 3 लाख रुपए की अमाउंट से डिडक्ट कर दो, ताकि आपकी कॉस्ट, मेन कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। और वो पूरी की पूरी कॉस्ट किस पे लगेगी? स्क्रैप पे नहीं लगेगी, फिनिश गुड्स पे लगेगी। समझ में आई? अच्छा, अब देखो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है जी? कि वेस्टेज मटेरियल जो हमारे पास में होता है, और इसका जो नेचर होता है ये इमटेरियल होता है, हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। हम उसको क्या करते हैं जी, अदर कॉस्ट में लिखना था, सॉरी देखना था अदर कॉस्ट में। नहीं, अदर कॉस्ट में नहीं था, एक सेकंड। हाँ, स्क्रैप एंड वेस्ट मटेरियल, ये इमटेरियल है और ये क्या कर देगा, एनआरवी पे हम इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, माइनस कर देंगे। तो अब हमारे को दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। एक तो हम जहां पे 2 फिनिश गुड्स बना रहे हैं, वहां पे एलोकेशन सेल्स वैल्यू पे करना है, सेल प्राइस पे नहीं, सेल्स वैल्यू की रेशियो पे। और जहां पे स्क्रैप सेल कर रहे हैं, उस स्क्रैप सेल को हम अपनी मेन कॉस्ट में से डिडक्ट करें। जी जनाब, स्क्रैप वैल्यू से पहले वाले में बोला, देखो 2 चीजें हैं ना, मैंने फिनिश गुड्स 1 बनाया या फिनिश गुड्स 2 बनाया। यहां पे मैंने ना उसको नाम दिया है FG1 FG2, FG1 और FG2 बनाया, इंटेंशनली बनाया। तो उस केस में क्या करूंगा, अपोर्शनमेंट किस हिसाब से होगी, सेल्स वैल्यू की सेल्स रेशियो के हिसाब से। ठीक है, जो कि कैसे निकल करके आएगी, मेरे नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है ना, उस हिसाब से निकल करके आएगी। और अगर मैंने इंटेंशनली फिनिश गुड्स 2 नहीं बनाई है, तो मेरा स्क्रैप तो सेल हुआ है ना। अब स्क्रैप सेल हुआ है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसमें से कॉस्ट में से डिडक्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, आओ आगे देखते हैं। हाँ हाँ जी, दोबारा पूछो एक बार। हाँ हाँ, नहीं स्क्रैप, आपने ये बोला कि साइमल्टेनियसली तीनों चीजें कर रहे हो। हाँ हाँ, तो उसके स्क्रैप का जितना भी अमाउंट होगा ना, वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। फिर जो कॉस्ट आएगी ना, उससे अगर 2 फिनिश गुड्स निकल रही हैं, तो वो 2 में सेल वैल्यू के ऊपर आ जाए। हाँ हाँ जी, एक बात बताओ,
अदर कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सुनो, अदर कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूं अब मैं, अदर कॉस्ट, ठीक है जी। अदर कॉस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल के वे में ले लो, कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट और फॉर ए स्पेसिफिक कस्टमर। मान लो आप जाते हो जी शोरूम पे, आप शोरूम से जीन्स खरीद लेते हो और कहते हो सर मेरे को ना इसके अंदर ऑल्ट्रेशन चाहिए कुछ, तो आप उसको कस्टमाइज करवा रहे हो ना भाई, मेरी इतनी लेंथ नहीं है जितनी पैंट की है, तो मैं उसको कट करवा देता हूं, तो कुछ कस्टमाइजेशन मैंने किया, तो ये प्रोडक्ट से ही रिलेटेड था। तो अगर कोई अदर कॉस्ट है या किसी कस्टमर की डिमांड पे वो काम खर्च किया गया है, वो पैसा उस इन्वेंट्री से रिलेटेड, तो उसका क्या होने वाला है जी, हम उसको प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए अगर किसी कॉस्ट को क्या नाम है करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाती है, अदर कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। ठीक सी बात है ना। सोचो, मान लो मैं एक जीन्स का मैन्युफैक्चरर हूं, आप मेरी फैक्ट्री से ही ले रहे हो मान लो, ठीक है जी, मैंने जीन्स बनाने में 500 रुपीज खर्च किए और मैं कहता हूं कि आप मेरे को, मैं आपको बेच रहा होता हूं 800 रुपए में इसको, आप आते हो कहते हो कि ना मेरे को है ना कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, तो यहां तो मैं क्या करूंगा, 30 रुपीज माइनस कर दूंगा कस्टमाइजेशन के नाम पे सेल प्राइस जो मेरे हाथ लगा, क्योंकि मेरा एक्सपेंस हुआ ना। या फिर मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूं, मैं ये कहता हूं नहीं नहीं मेरे तो सारे कस्टमर ही ये बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कर दूं, अपना कॉस्ट में इसको इंक्लूड कर दूं, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट कस्टमाइजेशन के बाद में कितनी आ जाती है, 530। तो कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी ना, कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा ना, ये इंक्रीज हो जाएगी मेरी कॉस्ट, ठीक है जी, ओके। बोलो जी, बात समझ में आई। 800 सेल प्राइस था, नहीं जरूरी तो नहीं है ऐसा ना, प्रॉफिट कम होगा ना, क्योंकि अगर मैं अपने सेल्स प्राइस को बढ़ा दूंगा 830 कर दूंगा, तो कस्टमर किसी और के ऊपर स्विच हो जाएगा, तो मैं जितना कमा सकता हूं वो भी नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी सेल प्राइस को नहीं बढ़ाता। हर दुकानदार हर कस्टमर को यही चाहता है कि कम से कम दाम पे सामान बेचा जाए, ताकि लेने वाले को वो सस्ता लगे। और प्रॉफिट मार्जिन किससे बढ़ती है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है नंबर ऑफ कस्टमर से, ना कि महंगा प्रोडक्ट बेचने से। मैं इस बात में खुश नहीं हूं कि आप लोगों से किसी एक बच्चे से पूरे बैच की फीस ले लूं, मैं इस चीज में खुश हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हों, कस्टमर बेस्ड होता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो, चाहे फीस थोड़ी थोड़ी ही हो, प्रॉफिट मार्जिन चाहे थोड़ा हो, है ना। अलीना खुश हो गई सुन करके कि अगले बैच में फीस कम होने वाली है, मतलब अच्छा इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो होगा। आइए आइए आगे चलते हैं। अरे देखो, अच्छा अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे, क्या लिखा हुआ, मस्ती नहीं, इधर देखो, देखो क्या लिखा हुआ आगे, आगे पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, देखो जी, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट, अगर कॉस्ट के अंदर ये चीजें मिली हुई हों तो हम उसको हटाना है, हमें इनको हटाना है। देखो जी क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का क्या जी, एबनॉर्मल लॉस। किस चीज का, नहीं नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी, कैसे कैसे कह रहे हो ये, हाँ जी हाँ जी सर, क्या उससे, सुनो सुनो, देखो बच्चा क्या पूछ रहा है, सारे सुनना मेरी बात, सारे सुनना मेरी बात। कॉस्ट शीट बनाते हो, कॉस्ट शीट के अंदर आपने क्या किया, जैसे मैंने यहां पे बोला, इन्होंने देखा तीसरे नंबर पे लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है जी। मैं आपसे ना इन्वेंट्री की कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मैं आपसे इन्वेंट्री की कॉस्ट की बात कर रहा हूं, इन्वेंट्री के बनने तक, हाँ फैक्ट्री कॉस्ट जिसको आप कॉस्ट शीट में कहते हैं, बनने तक, उसके बाद बेचने पे कितना खर्चा कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, सबको वो तो इनडायरेक्ट हो गया ना बेटा, हाँ अब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, तो हम क्या कह रहे हैं, कहते हैं जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस हमारे को हुए हैं
उसको हम अलग से डिडक्ट कर देंगे, अलग से डिडक्ट कर देंगे। क्यों ऐसे क्यों करेंगे सर? देखो ध्यान से सुनना पहले मेरी बात। एबनॉर्मल लॉस को हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से एडजस्ट करना होता है, और नॉर्मल लॉस को हमने स्क्रैप में से क्या कर दिया, स्क्रैप मान करके जो हमने एबनॉर्मली बेचा है, नॉर्मल लॉस हुआ है, अगर उसका स्क्रैप बिक गया तो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं हम। एबनॉर्मल लॉस को क्यों नहीं करते सर? एबनॉर्मल लॉस वो लॉसेस होते हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं। कोई कहता है आए दिन दुकान में चोरी होती रहती है, आग लगती ही रहती है। आग के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर अपनी दुकान में रखते जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी गारमेंट शॉप है ना तो 10% का प्रोविजन नहीं बना के रखते कि आग में इतने कपड़े तो जल ही जाएंगे, ज्यादा ही जल जाएंगे मेरे ख्याल में, अगर हम आग का प्रोविजन बनाने लग जाएं तो हम नहीं बना सकते। चोर जाएगा, हमारी तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए, प्रोविजन बना लेते हैं 2% का, नहीं 10 लाख में से कुछ कम ही लेकर के जाएगा, पूरा नहीं लेके जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो एबनॉर्मल लॉस को ना हम सर्टिफाई नहीं कर सकते, वरना वो नॉर्मली हो जाए। जैसे हमें पता है कि मिक्सर एंड ग्राइंडर के अंदर इतनी चीजें तो मिक्सर और ग्राइंडर खा ही जाता है, नॉर्मली वेस्ट हो ही जाती हैं, जिसको कि हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं सर, वो नॉर्मल लॉसेज हैं हमारे। नॉर्मल लॉसेज को हम अलग कर सकते हैं, उनके प्रोविजन बना सकते हैं, एबनॉर्मल लॉसेज के नहीं बना सकते, क्योंकि वो कितने स्तर पे होंगे हम ये नहीं जान सकते। समझ में आई मेरी बात? तो एबनॉर्मल लॉसेज को हमें अलग ही रखना चाहिए, उनका अकाउंट अलग से सेटल करते हैं हम, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स या फिर कॉस्ट ऑफ स्टॉक के अंदर नहीं लेते। अच्छा जी, दूसरा स्टोरेज कॉस्ट। देखो आगे एक बात लिखी हुई है, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोज आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेट। मान लो हम कोई चीज लेकर के आए हैं, आप एक होटल में हैं, मान लीजिए होटल की का एक एग्जांपल देता हूं। होटल में कुछ नॉन वेज आइटम या फिर वेजिटेरियन आइटम आई हैं, सब्जियां आई हैं, फल आए हैं, मीट आया, कुछ भी आया, उसको प्रोसेस करने से पहले फ्रिज में रखा जाता है, तो वो स्टोरेज कॉस्ट अगर है तो इंक्लूड होगी, क्योंकि वो असेंशियल है, जरूरी है। बात समझ में आई? लेकिन अगर वो जरूरी नहीं थी इसके नेचर के हिसाब से, ठीक है जी, तो फिर ये हमारे पास में इंक्लूड नहीं होगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। तो चेक करेंगे आप स्टोरेज उसके नेचर के हिसाब से, अगर लिखा है क्वेश्चन में, और अगर लिखा होगा तभी हम मानते हैं, वरना हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को हम क्या कर देते हैं जी, उसको हम छोड़ देते हैं, दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री एट देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जरूरी थोड़ी है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट तो बन चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बाद की बात है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को सर हम सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के ऊपर डालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है ये, तो कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट, अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो, उधार लेकर के हमने कोई सामान बनाया है, वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्यों डालोगे आप? ठीक है जी, ओके, ये बातें समझ में आई। एक्सक्लूजन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होती हैं, जो कि ऑफिस वगैरह से जुड़ी हुई होती हैं, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और हम केवल डायरेक्ट कॉस्ट को ही, जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती हैं, उसी को ही केवल अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। वो बाद के है, चीजें बन करके तैयार हो गई हैं, अब लेबलिंग लग रही है उसके ऊपर, लेबलिंग नहीं भी लग रही है, उसका अकाउंटिंग किया जा रहा है, उसका खर्चा, अरे अकाउंटिंग किया जा रहा है तो वो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्यों इंक्लूड कर रहे हो? ऑल्दो नेट प्रॉफिट के लिए हम सारी चीजों को माइनस करते हैं, ठीक है जी, सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं, लेकिन यहां पे हमें कौन से वाले लेने हैं? इन्वेंट्री के अंदर केवल डायरेक्ट वाले या फिर रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं? आइए करेंगे क्वेश्चन। एन एंटरप्राइजेस ऑर्डर्ड 3000 किलोग्राम ऑफ ए सर्टेन मटेरियल एट द रेट 90 पर यूनिट, ठीक है ना? द परचेज प्राइस इंक्लूड GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ऑफ ₹5 पर यूनिट, ओके। आगे कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज फुल क्रेडिट इज एडमिसिबल।
क्रेडिट एडमिसिबल है, तो बताइए इसकी कॉस्ट, जीएसटी का क्रेडिट एडमिसिबल है, तो बताइए इसकी कॉस्ट 85 होगी या 90 होगी? 90 होगी। एडमिसिबल मतलब उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये नॉन नॉन रिफंडेबल है या रिफंडेबल है? ये रिफंडेबल है। तो रिफंडेबल है तो क्या करूं, इसकी कॉस्ट में से एक्सक्लूड करूं या नहीं करूं? देखा देखा देखा, कल से आज तक में तुम्हारे अंदर चेंजेस आ गए ना। अब मेरी बात सुनो, मुंह पे उंगली रख करके चुप, एकदम चुप। कितने अच्छे से समझाई थी मैंने ये बात, आओ दोबारा से समझा दूं। ये देखो, ये हमारे पास में था सप्लायर और ये थे हम, कस्टमर के सींग ऊपर की तरफ होते हैं। इसने बोला गुड्स ले लो, गुड्स की कॉस्ट जो है यानी कि मेरे लिए कॉस्ट टू मी वो है 85 प्लस, यानी कि ये इधर की तरफ एरो नहीं, इधर की तरफ कॉस्ट पे करूंगा मैं 85 प्लस टैक्स पे करूंगा, जीएसटी भी पे करूंगा 5 रुपीज, तो टोटल मेरा बिल कितने का बन गया? 90 का। ठीक है ना? और अब ये तुम यानी कि मेरे कस्टमर, ठीक है जी, अब मैंने तुम्हें चीजें सप्लाई की और तुमसे मैंने, तुम्हारी कॉस्ट हो गई ना, कॉस्ट टू माय कस्टमर। मान लो मैंने इसको तुम्हें बेचा, कितने में बेचा? चलो इसको बेचा तो मैं सेल की बात करूंगा तो इधर कर देता हूं। मान लो मैंने इसको तुम्हें बेचा 150 रुपए में और 150 पे तुमसे टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्ट कितने? मान लो 50 रुपए। अब मेरे को टैक्स लाइबिलिटी कितनी है गवर्नमेंट को देने की? 50 में से माइनस करूंगा क्रेडिट 5, 45, यानी कि ये मेरा टैक्स रिफंड आ गया या नहीं आ गया? तो क्या मैं इसको अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करूं? नहीं करूं। तो सर फिर क्या करोगे आप एक्सक्लूड कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब बात समझ में आई? याद आया कल का दिन? जब टैक्स क्रेडिट मिल जाता है तो वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं रहता और वहां पे लिखा हुआ है कि वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारे पास में हमारा परचेज प्राइस कितना है? 90 माइनस 5, 85। ओके, अच्छा जी, चलो अब मेरी नॉर्मल यूनिट्स कितनी थी? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोलता है फ्रेट इनकर्ड 80,600 रुपीज और नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट कितना हुआ? 4%। और एंटरप्राइजेस एक्चुअली रिसीव 12,400 किलोग्राम एंड कंज्यूम 10,000 किलोग्राम। बात समझ में आई? इधर ध्यान दो, कंसाइनमेंट पढ़ा है तुम लोगों ने फाउंडेशन में? वही है ये। देखो किस तरीके से काम हो रहा है। ऑर्डर किए थे 13,000 गुड्स, मैं वहां पे खड़ा था, वहां से मैंने ऑर्डर किए, मेरे पास आ रहे थे कितने? 13,000 गुड्स आ रहे थे, लेकिन मैंने रिसीव कितने किए? 12,400। ठीक है जी, ओके। अच्छा अब देखो कितना परसेंट है, नॉर्मल लॉस कितना है जी? 4%। 4%। तो एक बात बताओ, 13,000 रुपए का 4% कितना हुआ? पहले अलग से देख लेते। कितना? 520। 4%। अच्छा कितना आ गया ये? 12,480 किलोग्राम। ठीक है ना? ओके। अब 12,480 किलोग्राम की बात हुई है, लेकिन हमारे पास में कितने रिसीव हो रहे हैं? हमारे को 12,400। यानी कि यहां से यहां तक आने में मेरा नॉर्मल लॉस है, यानी कि मैं मान ही लेता हूं कि कितने होंगे, मेरा लॉस है, सॉरी नॉर्मल लॉस नहीं, यहां से यहां तक आने में मेरा लॉस है कितना? अपना
ये यूनिट्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 600। सुनो ना, 600 यूनिट्स हैं। अब 600 यूनिट्स में से मैंने नॉर्मल लॉस कितना लगाया हुआ था? 520। और नॉर्मल एबनॉर्मल 80 किलोग्राम। और क्या आप मानते हैं कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अब जरा देखते हैं कि होगा क्या। हमारे पास में कॉस्ट की बात कर रहे हैं। पहले तो हम कॉस्ट है हमारे पास कितने की थी? 13,000 यूनिट हमने ऑर्डर किए थे 85 के हिसाब से। कितना हो गया? 11,05,000। अच्छा 5,000 कह रहे हो, ठीक है। ठीक है जी। इसमें मैं क्या ऐड कर दूं सर? फ्रेट ऐड कर दो आप। और वो कितना था? 80,600। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मेरी? 11,85,600। ये टोटल कॉस्ट हो गई मेरी। अच्छा, नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 520। नहीं, एक सेकेंड, कितना था? हमारे पास में नॉर्मल यूनिट्स कितने थे? एक सेकेंड, केजी की बात कर रहा हूं मैं। 44,200 नहीं, एक मिनट। हमारे पास में 520 तो लॉस्ट हो गए थे ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में ये 12,480 थे ना नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ ठीक है। नॉर्मल यूनिट्स बोलते हैं इसको। हाँ, वो कितने थे? 5,000, 12,000, 480। 12,480 था ना। 4% माइनस करने के बाद 12,480 था ना, ठीक है जी। तो हमारे पास में कॉस्ट पर केजी कितनी आ गई? कॉस्ट पर यूनिट 95 आ गई, जो कि कैसे आई है? 118,5,600 डिवाइडेड बाय 12,480 और ये आ गई आपकी 95। ठीक है, 95 की कॉस्ट आई मेरे पास। ठीक है, अब इसकी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं सबको अलग अलग करने के लिए। पहले इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। मेरे पास आगे पेज नहीं है, मेरे को करना है। अब मुझे एक बात बताना, मैंने यहां पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स डिडक्ट किए हैं वो सिर्फ नॉर्मल वाले ही किए हैं, एबनॉर्मल वाले नहीं किए हैं, वो होंगे भी नहीं। बच्चे जनरली यही गलती कर देते हैं। 4% जो नॉर्मल था ना, हम उसी की कॉस्ट को रिमेनिंग कॉस्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, जो नॉर्मल लॉस्ट यूनिट थे ना, हम उन्हीं की कॉस्ट को, उन्हीं की पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 85। उन्हीं के पर 85 को जो रिमेनिंग गुड्स है ना, उनके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे एक रेडी लगाने वाला, केले वाला जानता है कि उसके फ्रूट्स खराब निकलेंगे 10%, नॉर्मली है ये, तो वो क्या करता है? रिमेनिंग 90% पे उस 10% की कॉस्ट को शिफ्ट कर देता है। लेकिन क्या उसको ये मालूम है कि अगर वो वहां से अपनी दुकान छोड़ करके जाए तो चुराने वाला चोर कितना % चुरा लेगा? पूरा भी चुरा सकता है।
तो वो उसका एस्टिमेशन नहीं लगा सकता। तो एबनॉर्मल का जब सामने आता है डाटा तभी एडजस्ट करते हैं P&L से कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन एबनॉर्मल का तभी करते हैं जबकि नुकसान सामने आता है। लेकिन नॉर्मल को हम पहले से एडजस्ट करके रखते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स 12,400 नहीं 12,480 लिए हैं। बात समझ में आई? रिसीव तो हमने किए थे 12,400, लेकिन 12,480 यूनिट्स मैंने लिए हैं कि जो कि जिसके अंदर की एबनॉर्मली लॉस्ट यूनिट अभी इंक्लूड हैं। चलिए अब करते हैं इसको आगे। ये सब हटा देता हूं मैं। तो कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी निकल करके आ गई है? 95। चलिए ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं इधर सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, बताइए कितने यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए थे? 10,000। उनकी कॉस्ट कितनी थी? प्राइस कितना था? 95। कितने का हो गया? 95,000। अच्छा जी, 9,50,000 हुआ। हाँ, कॉस्ट ऑफ स्टॉक बोलना कितना आया? 12,400 माइनस 10,000, क्योंकि हमें रिसीव जितने हुए थे उसमें से ही कंज्यूम किए हैं ना। तो क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, तो कितने रह गए? 2,400। उसकी कॉस्ट कितनी है? 95। कितना हो गया ये? 2,28,000। और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 12,480 होने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने? 12,400। तो कितने यूनिट हो गए? 80 यूनिट। ये यूनिट्स है, ये प्राइस है, ये टोटल है। हाँ, कितना हो गया ये? तो एबनॉर्मल लॉस कितने का है? ये कहां चला जाएगा? सर P&L अकाउंट में चला जाएगा। तो हमसे कोई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछे तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 2,28,000। सिंपल। ओके, ठीक है जी, नोट कर लिया? कीजिए, जल्दी कीजिए। इधर देखो क्या लिखा है ये, कैपिटल केबल लिमिटेड हैज नॉर्मल वेस्टेज 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है सर। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 द कंपनी यूज्ड 12,000 मीट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 150 पर मीट्रिक टन। ठीक है जी, उन्होंने इतना यूज किया था। एट द एंड ऑफ ईयर 630 मीट्रिक टन ऑफ द वेस्टेज वॉज इन स्टॉक। ठीक है, ये नॉर्मल लॉस तुम्हारे को पता लग गया, मतलब ये वेस्टेज तुम्हारे को पता लग गई। मैं नॉर्मल या अबनॉर्मल का तुम्हारे को नाम नहीं दे रहा हूं अभी। द अकाउंटेंट वांट टू नो दैट हाउ दिस वेस्टेज इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ AS2 the treatment of abnormal loss and abnormal loss, and also find out the amount of abnormal loss if any. Take your time, take 2 minutes and identify it. हाँ, करो 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 करो, जल्दी करो, फटाफट से। क्या कहती है तुम्हारी बुद्धि? मैंने कहा शांति से कीजिए, शांति से, शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं, शांति से कीजिए। देखो जी, कॉस्ट कितनी थी? 12,000 मीट्रिक टन था, 150 ईच का 18 लाख रुपए हो गए।
ठीक है सर। नॉर्मल यूनिट्स कितनी है? 4% माइनस कर देंगे, 12,000 मेट्रिक टन में से 4% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 11,520 मीट्रिक टन। अब कॉस्ट पर मीट्रिक टन 18 लाख को 11,520 से डिवाइड कर देते हैं तो 156.25 ये आ जाता है। ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ है? एबनॉर्मल लॉस इन मीट्रिक टन यानी कि यूनिट्स में 630 था माइनस 480 नॉर्मल लॉस था, तो कितना आ गया? 150 मीट्रिक टन एबनॉर्मल लॉस निकल करके आ गया। हाँ, तो कितना हो गया जी? एबनॉर्मल लॉस इन अमाउंट 150 मीट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय 156.25 23,437.5 ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। कहां चला जाएगा जी? ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। बस एबनॉर्मल लॉस की यूनिट निकालो और उसका अमाउंट बताओ। क्या लिखा हुआ? वो कहता है कि AS2 के कंटेक्स्ट में बताओ एबनॉर्मल लॉस, कंटेक्स्ट में बताओ ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट क्या होगा कि ये P&L में जाएगा। साथ ही बताओ कि एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था और कितने यूनिट हुआ था। ये पूछा है उसने क्वेश्चन में। उसने ये पूछा आपसे कितने यूनिट्स थे, कितना अमाउंट था और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो जी। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो जरा। कहते हैं जी यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड 20। कल बताया था ये मैंने। ठीक है। तो 200 का हम सामान खरीद के लाए, बनाने में 40 ऐड हो जाएंगे और 20 वेरिएबल वाले भी। लेकिन फिक्स्ड वाले की बात करेंगे अभी। सुनो, फिक्स्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी की कॉस्ट कितनी है? 20 लाख रुपए, जिससे कि हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं? 2 लाख। ठीक है ना? ओके। और लास्ट में 4,000 यूनिट्स बच जाते हैं। चलो जो बच जाते हैं उसको तो बाद में देखेंगे, पहले हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बताओ कितनी है। कॉस्ट पर यूनिट बोलो। 10 रुपए। 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख 10 रुपए। ठीक है। ओके। तो अब करो, बताओ, निकालो इसका टोटल अमाउंट। 270। देखो जी, सबसे पहले हमारा मटेरियल 200 का, लेबर 40 का और 20 का वेरिएबल ओवरहेड, और फिर फिक्स्ड कॉस्ट ये भी हमने पर यूनिट निकाल ली जो कि 10 रुपए। तो नेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 270। ठीक है। ओके। अब बताओ कितने का हो गया ये क्लोजिंग स्टॉक? कुछ भी नॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है इसके अंदर। तो 4,000 इंटू 270
10,80,000 शुरू होते ही खत्म हो गया। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है आपका, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। देखो जी, सुनो मेरी बात, हमारे पास में क्या है, कॉस्ट फॉर्मूलास, हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके की आइटम है जो कि इंटरचेंज नहीं की जा सकती, उसके लिए तो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड, यानी कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके, जैसे जैसे कॉस्ट दी हुई होगी ना उस हिसाब से हम करेंगे। तो ये तो नॉर्मल है। अगला है हमारे पास में फर्दर आइटम्स जो कि इंटरचेंजेबल हैं। यानी कि एक बात बताओ, इंटरचेंजेबल नहीं है का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास में, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक कॉफी का पैकेट है और एक टी का पैकेट है। हाँ, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, आप लोगों ने लीफो फीफो वेटेड एवरेज ये सब लिख के पढ़े हुए हैं, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि अगर कोई मेरे पास कस्टमर आया है और बोल रहा है सर टाटा टी दे दो, तो मैं उसको बोलूं ब्रूक बॉन्ड की कॉफी ले जा भाई, कोई बात नहीं, आज ये पी के देख ले। हाँ, वो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि ये रिलेटेड आइटम्स हैं, लेकिन बावजूद इसके इंटरचेंजेबल नहीं है, ये रिलेटेड हैं ये, कि चाय की जगह कॉफी और कॉफी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी जा सकती है, लेकिन ये एक दूसरे के स्टॉक में नहीं मिल सकती। बात समझ में आई? तो हमें इसका प्राइस इसके पास और इसका प्राइस इसके पास अलग अलग आइडेंटिफाई करना होगा। हाँ, कॉफी के अंदर कॉफी है, पुराना ब्रूक बॉन्ड का कॉफी का जार था और ये नया था, तो हम इसको फीफो और लीफो के हिसाब से बेच सकते हैं अलग अलग करके, सब्जेक्ट टू कंडीशन की ये एक्सपायरी डेट से पहले बिक जाए। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि टी और कॉफी में से पहले टी को बेच देते हैं, बाद में कॉफी को बेच देते हैं, या फिर वेटेड एवरेज दोनों को खोल करके इकट्ठा कर देते हैं और बाद में उसका मिक्सचर बना करके ले तेरे को डबल स्वाद दे रहे हैं, चाय का भी कॉफी का भी, तूने तो एक मांगा था मैं तुझे दो देता हूं। ऐसा नहीं चलेगा। तो समझ में आया कि ये जो चीजें इंटरचेंजेबल नहीं है उनके ऊपर हमें आइडेंटिफाई कैसे करके ही स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड ही क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिक्स नहीं की जा सकती। अच्छा जी, अब चलो, जो चीजें अदर हैं, इनसे अलग हैं, तो हम उनके ऊपर क्या रूल लगाते हैं? आप फीफो सिस्टम लगा सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर वेटेड एवरेज मेथड लगा सकते हैं। यही दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि यही दो मेथड लगा सकते हैं आप लीफो रिकमेंडेड नहीं है आपके पास में, लास्ट इन फर्स्ट आउट रिकमेंडेड नहीं है, और वेटेड एवरेज के बाद में और जितने भी मेथड आपने आज तक पढ़ रखे हैं वो भी रिकमेंडेड नहीं है, दो ही हैं रिकमेंडेड। क्या कह रहे हैं? या तो आप फीफो लगाइए या फिर वेटेड एवरेज मेथड लगाइए, जो चीजें इंटरचेंजेबल नहीं है उनके लिए। कोई शक? अच्छा जी, टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एक सेकेंड, उससे पहले मैं बोलूंगा, मैंने आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना सिखा दिया था, ठीक है, ओके। हाँ, यहां तक ठीक था ये। इसके बाद में मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं यहां पे, नहीं, एक सेकेंड ठहरना। हाँ जी, ये रहा वैल्यूएशन की बात। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, पहले मेरी बात सुनिएगा, और मेरी बात सुनने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा, कुछ भी बोलने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा। मान लीजिए मेरे पास में एक रॉ मटेरियल है, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, और जैसा तुम जवाब दोगे वो जवाब बिल्कुल सही दोगे, और लॉ मेकर्स ने भी वही लिखा हुआ। इसका मतलब सर जो हम सोचते हैं हमारी सोच उससे मिलती है? हाँ मिलती है, बिल्कुल मिलती है, और गलत नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ने से पहले अपने दिमाग में सोच रहे हैं उस चीज को। सोचो, मैंने क्या किया, एक मेरे पास में रॉ मटेरियल था, और उस रॉ मटेरियल से मैंने फिनिश गुड्स बनाए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए। लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं, मेरे पास में एक रॉ मटेरियल था
और मैंने इससे फिनिश गुड्स बना दिया, फिनिश गुड्स एक्स बना दिया रॉ मटेरियल ए से, ठीक। और मैं इसको बेचता हूं, इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है इसकी 500 और इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो है कितनी 600। तो बताइए मेरी इन्वेंट्री, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई बच गई है तो वो किस दाम पे लिखी जानी चाहिए, वैल्यू विच इज लोअर। हाँ सर ये तो हमें मालूम है, ये आपने हमें पहले ही सिखा दिया है, ओके। अब और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में जो रॉ मटेरियल ए था उसकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट थी 100 रुपीस, और इसको अगर मैं बेचता था, सुन रहे हो ध्यान से, इसको अगर मैं बेचता था तो वो बिक जाता था 120 पे। बोलो तो मैं इसको किस पे रिकॉर्ड करूंगा, 120 या 100? हाँ सेल प्राइस पे नहीं, अगर मेरे को अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की तरह से 100 पे लोअर। अब आपने मेरे को टोका क्यों नहीं, जब मैंने आप लोगों को यह बोला कि अगर मैं अपने रॉ मटेरियल को बेच दूं तो मुझे उस पे किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो आपने मुझे टोका क्यों नहीं, ये बोलते हुए कि सर आपका रॉ मटेरियल बेचने का काम थोड़ी था, आप तो इस 100 रुपए के रॉ मटेरियल के ऊपर फर्दर 400 की कॉस्ट लगाइए, इसको 500 का बनाइए और 600 में बेचिए, 100 रुपए कमाइए, बजाय के रॉ मटेरियल को 20 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दें। क्यों जी, आपकी बुद्धि इतनी काम कर रही है जो मैं बात बोल रहा हूं? आप खुद बताओ ना, दो स्कीम है मेरे पास, मैं रॉ मटेरियल लेके आया और उसको मैंने 20 रुपए पे प्रॉफिट मार्जिन पे बेच दिया, या फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके 500 तक लेकर के गया और उसको 600 में बेच दिया, तो 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। बताओ। और मान लो नंबर ऑफ यूनिट दोनों की कांस्टेंट है, दोनों की 100 यूनिट ही बेचता हूं, क्या प्रेफर करेंगे आप, रॉ मटेरियल बेचना है या सर हमें तो ज्यादा प्रॉफिट कमाना है ना? क्या हुआ? हाँ 20 का प्रॉफिट कैसे हुआ, 500 की कॉस्ट तक गए थे ना हम। मैं जो कह रहा हूं वो बात समझ में आई कि 500 वाली चीज को हमने 600 में बेच दिया, पहले तो 500 तक लेके गए हम उसको, उसके बाद में हमने उसको 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो हम ना वैसे भी सुनो, वी आर मैन्युफैक्चरर और हम लोग जो हैं रॉ मटेरियल बेचने का काम नहीं करते नॉर्मली, लेकिन अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरा रॉ मटेरियल जो है वो फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी उसकी जो कॉस्ट निकल करके आएगी वो उससे भी ज्यादा, जो उसका सेल प्राइस निकल करके आएगा वो उससे भी ज्यादा कम होगा जितने की मैंने उस पे कॉस्ट लगाई है, तो क्या मैं इसको प्रोसेस करूंगा? बताइए। एग्जाम्पल देता हूं, हमारे घर में कभी कभी सब्जियां पड़ी हुई होती हैं और ताजा होती हैं और हम उससे उसकी प्रोसेस करके उसको खाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई गली सड़ी सब्जी दिखाई दे जाए तो हमें डैम श्योर है कि इसका स्वाद तो पहले ही खराब हो चुका है, ये बासी हो चुकी है, इसको फर्दर प्रोसेस करूं और फिर बना करके इसको फेंकूं, उससे बढ़िया इसको बनाता ही नहीं हूं। क्या ये सोचना सही है अपनी तरफ से? बस इसी चीज पे ध्यान दीजिएगा, इसी चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब जरा देखना जरा, तो हमने क्या कहा, फिनिश गुड्स एक्स बनाए हमने और हमने 600 का इसको बेच दिया था, तो विच एवर इज लेस ये सीन है। अगर मान लो केस 2 ये हो जाए, हमारे पास केस 2 ये हो जाए कि 450 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 450 है केस 1 में, सुनो, और ये केस 2 में नेट रियलाइजेबल वैल्यू 450 है मान लो, तो मैं अपना लोएस्ट क्या लूंगा, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। लेकिन एक बात बताओ, ये तब पता लगाना
जबकि मैंने इसकी प्रोसेस कर दी और इसको बेच दिया, तभी तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरे सामने आई है, या फिर बिक जाएगा। तो मेरा कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि जिस चीज में आपको दिखाई देता है कि फ्यूचर में प्रोसेस करके प्रॉफिट या लॉस कमाए जा सकते हैं, तो प्रॉफिट को तो छोड़ दो, अगर लॉसेस हुए हैं तो लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने दोनों बार वही किया है, बोलो जी, दोनों बार वही किया है। लेकिन अगर मुझे यह पता लग जाए, सिंपल सी बात है कि मेरे को किसी फिनिश गुड्स को प्रोसेस करने के बाद फ्यूचर में उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कॉस्ट से भी कम मिलेगी, तो मैं उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस ही नहीं करूंगा, यानी कि तब मेरे लॉसेस ही नहीं आएंगे। फ्यूचर के लॉसेस, एंटीसिपेटेड लॉसेस अराइज ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं प्रोसेस ही नहीं करूंगा, तो लॉस होने का मतलब ही नहीं। तो तब मैं उसको किस वैल्यू पे लिख दूंगा? केस 1। देखो, केस 1, अगर मेरे को पता है कि मेरी कॉस्ट है 100, ध्यान से सुनना, और मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है आफ्टर प्रोसेस 80 रुपीज है, तो वो उससे भी कम हो गई। तो मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं सर मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको प्रोसेस नहीं करूंगा। कि क्यों मैं इसको करूं? तो मैं क्या बोलता हूं? मैं ये कहता हूं सर 80 रुपीज पे मैं इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूंगा? अपने पास में लोअर क्या है? 80 रुपीज। और केस 2, अगर हायर पे है तो फिर 100 पे मैं उसको रिकॉर्ड कर ही लूंगा ना। मतलब उस टाइम पे तो अगर मान लो वो चीज 600 की बिक रही है या 150 की बिक रही है, तो प्रोसेस करने के बाद बेचने में अगर फायदा है तो क्या हो जाएगा? फिर दोनों का लोअर यानी कि 100 आ जाएगा। तो ये बात मैं केवल समझाना चाहता था आपको केस 1 और केस 2 से। अब जरा इधर देखना, हमारे पास यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए फिनिश गुड्स प्रोडक्ट इन विच सच रॉ मटेरियल is to be used as expected to be sold at above the cost, above the cost। तो हम क्या करेंगे जी? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब ये हुआ ना, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम क्या लेंगे उसमें? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और कॉस्ट प्राइस। बोलो विच एवर इज लोअर या हायर? लोअर। ठीक है जी। तो अच्छा, ये तो क्वेश्चन है, लोअर। और अगर मैं कहता हूं कि सेलिंग प्राइस जो है वो हायर है किससे? कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। सेलिंग प्राइस इज लोअर देन, हाँ कम है, लोअर देन सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज लोअर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस। रिप्लेसमेंट प्राइस वो है जो मैंने 80 अभी लिखा था। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है जी। अच्छा चलो, अब है ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, ये लिखा है क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वही है जो कि मैंने बोला था। हाँ जी, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इधर देखिएगा। मिस्टर मेहुल गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आइटम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। हिज फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल ए। ठीक है जी। 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज एट द रेट 120 में परचेज किए गए थे। ठीक है जी, ओके। और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 31/3/2022 को 90 रुपए। बोलो जी, 120 में लिया था हमने, और अगर हम इसको रिप्लेस करवाते हैं, यानी कि ये हमारे पास चल नहीं पाया होगा, तो हम इसको बना करके तो बेचेंगे नहीं।
तो हम क्या कहते हैं जी, 90 रुपीज है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90। हाँ ठीक है। अच्छा आगे क्या कहता है, 500 यूनिट ऐसे थे जो पार्टली फिनिश थे। ठीक है सर, पार्टली फिनिश थे और इन प्रोसेस थे फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स, यानी कि प्रोडक्ट बनाने के, और जिसकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही थी 260 रुपए, 260 रुपए। ठीक है जी, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 260। ठीक है, दीज यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट 60 रुपीज, 60 रुपए और। ठीक है जी, ठीक है, एक मिनट के लिए तो इस चीज को जरा ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं। आगे चलते हैं, कहता कि ना 1500 यूनिट्स हैं फिनिश प्रोडक्ट के एक्स के, और जिसके ऊपर की टोटल कॉस्ट इनकर्ड की गई है कितनी, 320 पर यूनिट। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है एक्स का कितना, 300 यूनिट्स। अब मैं ना आपको याद दिला दूं, ये 600 जो है ना वो एक्स के यूनिट्स नहीं है, वो रॉ मटेरियल के यूनिट्स हैं, ध्यान रखना, वो रॉ मटेरियल है, याद रखना। अच्छा जी, तो 300 यूनिट्स जो है वो उसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। डिटरमाइन हाउ each item of inventory will be valued at as on 31 मार्च 2022। also calculate the value of total inventory as at the end of year। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब जरा बनाते हैं जी इसका सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास में, पहले तो रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश्ड गुड्स है, तो हमारे पास में है रॉ मटेरियल ए, और क्या है वर्क इन प्रोग्रेस, और क्या है सर फिनिश्ड गुड्स एक्स। ठीक है ना, इसी चीज का बताया गया ना हमारे को। इनके यूनिट्स कितने दिए हुए हैं सर, इसके 600 यूनिट्स, इसके 500 यूनिट्स और इसके 1500 यूनिट्स। ठीक है सर, इनकी कॉस्ट कितनी है सर, सुनो नहीं सुनो, कॉस्ट परचेज कॉस्ट थी कितनी 120, वो तो रियलाइजेबल कॉस्ट थी ना इसकी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कितने में, अभी कंपेयर तो बाद में करेंगे। कॉस्ट इसकी इतनी थी और इसकी कॉस्ट कितनी थी 260, और इसकी कॉस्ट कितनी थी 320। ओके जी, अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी 90, अगर हम रॉ मटेरियल बेचते हैं तो। वैसे हम ऑल्दो वैसे करता नहीं है, लेकिन अगर बेचेंगे तो 90। ठीक है सर, तो अब हमारे पास में जो 90 हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू इस केस में रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ठीक है ना, ओके। तो अब मैं ये कहता हूं हमारे पास में इसका अमाउंट कितना हो गया सर, इसका अमाउंट हो गया 600 इंटू 90, यानी कि विच एवर इज लेस, कितना 54,000। ओके अच्छा चलो 54,000 को अभी होल्ड पे रखते हैं। यहां पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है बोलिए, वर्क इन प्रोग्रेस की, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो कहता है, सुनो मैं बताता हूं, ऐसा नहीं है, वो कहता है कि अगर इस वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर हम 60 रुपए और जोड़ देंगे तो नेक्स्ट ईयर हम इसको 300 पे बेच पाएंगे, है ना। ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर ये कितने में बिकेगा, ये इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 300 माइनस 60। नेक्स्ट ईयर खर्चा करना पड़ेगा ना हमें, तो कितना हो जाएगा 240, और ये 240 कैसे निकल करके आया है सर, एक्सपेक्टेड है, 300 लिखा था जब आप बाहर गए थे, माइनस 60 रुपए का एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा। क्यों जी, हाँ तो इस साल के लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई ना, हमने एस्टिमेट लगा लिया ना फर्दर के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस को छोड़ थोड़ी सकते हैं। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं 240 का अमाउंट हमारा आ चुका। इसके बाद में ये कहता है कि फिनिश गुड्स तो अपने टोटल वैल्यू पे बिकेंगी, वो कितना है जी 300। तो यहां पे कितना हो गया बोलो, इन दोनों में से लोअर कौन सा है 240, तो लोअर है 240, और यहां पे यूनिट्स कितने हैं सर
500 इंटू 240, 1,20,000। और यहां पे 1500 इंटू 300, 4,50,000। ठीक है, ओके, नोट कर लिया। बोलो जी, टोटल इसका अमाउंट कितना हो गया, बताओ। 6,24,000। सिक्स्थ है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, 7th इसके हिसाब से ये आ जाता है 6,24,000।